Hello everyone. Hello Kadir, Sandeep, Shailendra, Nawab, Shubham, Gopal. अंजलि महाराज, शोभा, अभिनव, सचिन, प्रेम, यश, गुड इवनिंग. जानवी, दीपक, शुभम, अनुषा, गुड इवनिंग. नितेश, गुड इवनिंग. हेलो अश्विनी, नेहा, चंदन, अरुण, गुड इवनिंग. इसकी हमने कुछ कल बातें की थी, पाषाण काल की, है ना. राजीव, खालिद, आलम. तो हमने कुछ इसकी बातें की थी और इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, है ना. अब इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया में. बेसिकली अगर मैं ज्योग्राफी के हिसाब से देखूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टोन है क्या, स्टोन रॉक्स ही तो है ना, चट्टान ही तो है ना. अगर हम ज्योग्राफी की भाषा में देखें तो चट्टान ही तो है. हेलो संजना, ये चट्टान ही है, स्टोन है क्या, रॉक्स है ना. और हमारे पास देखा जाए तो अगर हिस्ट्री के बारे में अगर जानकारी के स्रोत के बारे में देखा जाए, अच्छा आज पूरा दिन स्टोन एज में ही थे, ऑल राइट. तो चट्टानों के बारे में बेसिकली हम कैसे एज डिटर्मिनेशन करते हैं. हेलो हिना, एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं. एज डिटर्मिनेशन एक तरीके से आयु का निर्धारण, आयु का निर्धारण. तो हमारे पास कई तरीके के मेथड्स होते हैं. वी हैव सेवरल मेथड्स, वी हैव सेवरल मेथड्स. हेलो सुजीत, वी हैव सेवरल मेथड्स. अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो जब सब आए हुए हैं और फिर भी दैट्स गुड. मतलब फोकस एरिया आपका बहुत बेहतर हो गया है ना. क्लास और नोट्स ठीक होंगे संदीप. स्पेक्ट्रम एक लेंदी चीज है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, बट वो एग्जाम अगर आपको देना हो 27th वाला, तो अभी स्पेक्ट्रम काम नहीं करेगा, है ना. तो नोट से काम चला लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. और अगर एग्जाम नहीं देना है, आप 67th बीपीएससी प्री के लिए या मेंस उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो फिर स्पेक्ट्रम की सहायता ले सकते हो. तो अभी आप पोजीशन क्लियर करोगे तो मैं राइट सलाह आपको दे पाऊंगा, है ना. अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स आई विल सजेस्ट यू बेटर. ठीक है. तो एज डिटर्मिनेशन के मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास, मेथड्स या प्रक्रियाएं. अच्छा, देने वाले हो ना तो स्पेक्ट्रम मत छुओ क्योंकि आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना. मतलब बहुत मोटी किताब है और आपको दिक्कत में डाल देगी. तो मच बेटर इज गो विथ नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व कर जाओ. जितना कुछ भी दे रखा है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है ना. ठीक है. छठ में करेंगे, एक दिन की छुट्टी तो जरूर करेंगे. ठीक है. मेथड मतलब एक दिन का मतलब वही सवेरे अर्घ जो देते हो उसी समय चाहिए ना छुट्टी. ठीक है. मेथड या इसके प्रकार क्या है. अर्घ वाले ही समय चाहिए, सवेरे के समय, है ना. हाँ, जिनको लंबे समय में देना है 22-23, वो पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, है ना. ठीक है.
ठीक है, ऑल राइट। गुड इवनिंग हर्षवर्धन। फ्राइडे को है क्या? छठ कब है? तो मेथड्स देखते हैं इसके। एक तो होता है रेडियो आइसोटोप डेटिंग, 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 रेडियो आइसोटोप डेटिंग। ठीक है। और ये जो रेडियो आइसोटोप डेटिंग है, ये बेसिकली एक मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, यूज ऑफ C12 एंड C14, कार्बन 12 और कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। इस रेडियो आइसोटोप डेटिंग का ही एग्जाम्पल है कार्बन डेटिंग। एग्जाम्पल इज कार्बन डेटिंग। चलो बात करते हैं एकेडमी की मैनेजमेंट से, अनअकैडमी के मैनेजमेंट से, फिर देखते हैं कि क्या उसमें डिसीजन लेते हैं ना, क्योंकि वहां से भी तो है कि बच्चों के कोर्स और ये सब सारी बातें हैं ना। तो एक बार बात करके देखते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ C12 एंड C14 एग्जाम्पल, ये रेडियो आइसोटोप डेटिंग का एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? कार्बन डेटिंग एग्जाम्पल है किसका? रेडियो आइसोटोप डेटिंग का, है ना। और इसमें करते क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कार्बन कंटेंट से कैसे पता लग जाता है कि किसी चीज की आयु कितनी पुरानी है ना? हाउ वुड वी डिटरमाइन एज ऑफ एनीथिंग, है ना? क्यों? देखो, हर एक चीज में कार्बन उपस्थित रहती है ना, हर एक चीज में, राइट। तो जैसे ही वो वस्तु होती है, समय के साथ उसकी कार्बन डिकेइंग होती है, राइट। ड्यू टू कार्बन डिकेइंग, तो हम उससे क्या करते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। कार्बन की मात्रा में ह्रास होता है ड्यू टू कार्बन डिकेइंग, वी कैन डिटरमाइन एज ऑफ एनीथिंग, है ना। ठीक है, ऑल राइट। तो कार्बन डिकेइंग के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं। खैर, यहाँ पे ये आप देखना कि रेडियो आइसोटोप डेटिंग, अगर बहुत पुराने रॉक्स होंगे, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा पुराने रॉक्स हों, मतलब मान लो कि मुझे एज ऑफ अर्थ डिटरमाइन करना हो, एज ऑफ अर्थ डिटरमाइन करना हो, तो फिर क्या होगा? बहुत पुरानी वाली चट्टानों को ढूंढना पड़ेगा, है ना। पृथ्वी की आयु निर्धारण में कौन सा विज्ञान यूज करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारण कैसे की जाती है? क्या कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू डू इट? यूरेनियम डेटिंग, राइट। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ABCD करके लिख सकते हो। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर मान लो थोड़े ओल्ड रॉक्स हों, मतलब पुरानी वाली चट्टाने हों या इस तरीके का, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग को भी यूज में ले लेते हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग, अगर थोड़ी पुरानी चट्टाने हैं, ओल्ड रॉक्स हैं, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों में कि कौन से मेथड का यूज कैसे करते हैं ना। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम हमारे पास U-235 होती है, जो नेचुरल यूरेनियम है, प्राकृतिक यूरेनियम, या यूरेनियम 232 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नेचुरल यूरेनियम है, इसका प्रयोग करते हैं उम्र के निर्धारण में, साइंटिफिक प्रयोगों के द्वारा, है ना। ऑल राइट, ठीक है। 235, 236 है ना, इस तरीके से 230
2, तो मतलब वो डिपेंड करेगा कि किसको यूज कर रहे हैं। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 चीजें याद रखोगे क्या? रेडियो आइसोटोप डेटिंग साइंटिफिक तरीके से होता है ये सारे यूज, ठीक है ना? ठीक है, ऑल राइट। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। रेडियो आइसोटोप डेटिंग का ही एग्जाम्पल है कार्बन डेटिंग, जिसमें क्या करते हैं, कार्बन डिकेइंग को मेजरमेंट करते हैं। मतलब C12 या C14 में कितनी गिरावट हुई है उसके आधार पे उम्र ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है? रेडियो आइसोटोप डेटिंग is a vast terminology which comprising carbon dating, in which we are observing decay of carbon content C12 or C14 from the object, and by through which we can determine age of anything। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? कितनी कार्बन की मात्रा में गिरावट हुई है उसके आधार पे हम उसकी उम्र का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट, ठीक है। और इसमें यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं कि अगर पृथ्वी की ही आयु निकालनी हो, और पृथ्वी की आयु तो बहुत पुरानी है, करोड़ों साल पहले, है ना? या मान लो कोई पुराना रॉक हो, मतलब कोई पुरानी चट्टान हो, पुराना जो है अवशेष हो, तो उसमें भी यही प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं फॉसिल्स के लिए, है ना? अगर जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसमें गिरावट की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना? कार्बन घटता जाएगा, डीके होता जाएगा, है ना? ऑल राइट। एक चीज देखना है, जैसे मान लो ट्री की उम्र ज्ञात करनी हो, कोई पुरानी सी वृक्ष हो, कोई मान लो कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार कोई फॉसिल हो, कोई फॉसिल हो, जीवाश्म हो, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष, या मान लो ऐसा कुछ बोन्स वोन्स होती हैं, है ना? कि डायनासोर का अंडा मिला, है ना? नहीं कहते करोड़ों साल पुराना है। हेलो हर्ष, नहीं कहते हैं कि करोड़ों साल पुराना है। जीवाश्म क्या है? अवशेष हैं, अवशेष, रिमेन्स, अवशेष है ना? रिमेन्स किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स के। किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स के, है ना? फॉसिल्स क्या होते हैं जिनको नहीं पता है, तो अवशेष किसके हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हीं के अवशेषों को फॉसिल्स कहते हैं, जीवाश्म, ठीक है? ऑल राइट। हेलो शशि भूषण, ठीक है, क्लियर हो गया? स्लाइड फंस रही है कि सबकी क्लियर है? देखो बताओ मुझे। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लें जिनकी फंस रही है ना? ठीक है, ऑल राइट। तो अगर हम पुरानी जैसे हड्डियां हैं या जीवाश्म है या पेड़ पौधे हैं, उनकी उम्र के लिए हम ये वाली तकनीक का प्रयोग करते हैं ना? राइट, क्लियर हो गया? और इनकी अगर उम्र ज्ञात करनी होगी तो इसके लिए भी कौन सी मेथड यूज करेंगे? कार्बन डेटिंग। फॉसिल्स के लिए, पेड़ों के लिए, फॉसिल्स के लिए, पेड़ों के लिए, या बोन्स वोन्स की, या जैसे एग्स मिल जाते हैं, डायनासोर के एग्स मिल जाते हैं ना, तो उसमें कैसे निर्धारित करते हैं? वी आर डिटरमाइनिंग थ्रू कार्बन डेटिंग। याद रहेगा ये, ठीक है? समझ गए? ऑल राइट, ठीक है। तो आई गेस यू आर गेटिंग हाउ वी आर एबल टू डिटरमाइन एज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, है ना? ठीक है, हम कैसे उम्र का निर्धारण करते हैं? इसी तरीके से उम्र का निर्धारण करते हैं ना? हालांकि पेड़ों की उम्र के लिए जाइलम रिंग्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो हम बायोलॉजी के अंदर में देखते हैं ना। डेंड्रोक्रोनोलॉजी नाम रखा गया है ना। अगर मान लो कि पेड़ों की उम्र ज्ञात करनी हो, एक और पॉइंट लिख ही लो, एज ऑफ ट्रीज। नहीं कहते हैं कि जी ये ट्री तो बुद्ध के जमाने का है, एज ऑफ ट्रीज। और थ्रू जाइलम रिंग्स, देखा होगा पेड़ों के ऊपर एक धारीदार सी आकृति बनी होती है, थ्रू जाइलम रिंग्स, जाइलम वलयों के आधार पे। जाइलम क्या होता है? सुना है फ्लोएम और जाइलम? जाइलम जड़ों में होता है, जो पानी को और पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे पौधे तक संचारित करता है ना। और फ्लोएम पत्तियों में होता है, तनों में होगा, है ना? ठीक है, तो जाइलम वलयों, वलयों मतलब रिंग, वलयों के द्वारा
भी ज्ञात करते हैं, भी ज्ञात करते हैं। इसको जाइलम रिंग्स के द्वारा भी ज्ञात करते हैं, राइट। वाटर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, इट इज यूजफुल फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो वनस्पतियों की उम्र या जैसे वनस्पतियों व वृक्षों की आयु ज्ञात करने का एक और तरीका है, जाइलम वलयों के द्वारा भी ज्ञात करते हैं। इस पूरे विज्ञान को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कोई पूछता है सर इसकी हिंदी क्या है? अब मान लो हिंदी लिख ही देगा कि वृक्ष की आयु निर्धारण का विज्ञान, तो पूछना क्या रह जाएगा? नहीं, ऐसे ही हिंदी में भी पूछ देगा, है ना। इस पूरी साइंटिफिक मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अगर वो हिंदी लिख ही देगा तो फिर पूछेगा क्या, है ना, isn't it? तो इसलिए इसकी हिंदी नहीं पूछनी है, बस ऐसे ही याद कर लो। टेक्निकल टर्म्स में हिंदी नहीं लिखते हैं, देवनागरी को ही ट्रांसलेट, मतलब इंग्लिश को देवनागरी में ट्रांसलेट कर लेते हैं जनरली। इन टर्म्स ऑफ technical terms, they are using Devanagari in this way, dendrochronology. Point E, age of trees through xylem rings, through xylem rings, पेड़ों के ऊपर अगर मैं ऐसा एक पेड़ बना दूं, बचपन में आपने वृक्ष बनाए होंगे, है ना, और ये रूट्स हो गई, बनाए हैं बचपन में आपने वृक्ष, ठीक है। मैंने ऐसा एक वृक्ष बना दिया और इसके ऊपर बहुत सारे रिंग होते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो वृक्षों के ऊपर बहुत सारे रिंग्स बने होते हैं। देखा है आपने कभी गौर से किसी वृक्ष को, है ना। और इस रिंग्स को ही क्या कहते हैं? जाइलम रिंग्स, जाइलम रिंग्स कहते हैं, जाइलम रिंग्स कहते हैं ना। ऑल राइट। और ये जाइलम होता कहाँ है? यहाँ पे होता है जाइलम, यहाँ पे होता है। और फ्लोएम कहाँ पे होता है? यहाँ पे फ्लोएम। ये लीव्स में होगा। यह कहाँ पे होगा? जो मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि कहाँ पे होगा ये? पत्ती में या ब्रांचेस में, है ना। और इसका काम है, या ब्रांच में होगा, शाखाओं में होगा फ्लोएम, है ना। और ये कहाँ पे है? रूट्स में है, रूट्स में है। और ये जाइलम रिंग्स हैं, है ना, जाइलम रिंग्स हैं। राइट, एज को बताती हैं। ये जो रिंग्स हैं, ये जो वलय हैं, यह वलय उम्र को बताते हैं, यह वलय उम्र बताते हैं। डिटरमाइंस एज, है ना। हाँ, कट करने के बाद भी दिखता रहेगा। नमस्ते अंजलि। और ये जो एक रिंग होता है पूरा, मतलब एक रिंग बराबर एक साल होता है। एग्जाम में पूछा गया है 1 ईयर, 1 रिंग इज इक्वल टू 1 ईयर, है ना, समझे? नहीं आया समझ में? आर यू गेटिंग? यहां से ये जाइलम क्या करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो पोषक पदार्थ है और जल है, पौधों तक पहुंचाता है ना, पोषक पदार्थ और जल। और ये फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पौधों में अगर देखोगे तो ये भोजन ले जाने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस होती है और फूड को सर्कुलेट करता है। नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस कहां से सर्कुलेट होता है, वो भी फ्लोएम ही कर देता है ना। इवन वायरस इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाई फ्लोएम। हिंदी में कोई पूछता है कि जाइलम की हिंदी क्या है, फ्लोएम की हिंदी क्या है, तो जी उपलब्ध नहीं है, होते ही अनुवाद सूचना दी जाएगी, है ना, नॉट अवेलेबल, ठीक है।
राइट, तो बड़े ही ट्री की तो उम्र ज्ञात करनी है। मतलब जैसे मान लो कि अब चले गए और पौधा लगा है गमले में, है ना, और जाके पूछ रहे हो कि भाई साहब उम्र कितनी है आपकी? नहीं, मतलब अगर गमले में लगा हुआ है तो उसकी उम्र क्या जाननी है? वो तो पता ही लग रहा है कि अभी अभी है, अभी नवजात शिशु है ना। उम्र तो उसी की जाननी है ना जो पूरा, राइट। यस, फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस इन लीव्स। ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो मतलब नर्सरी में जाके थोड़े नहीं छोटे छोटे पौधे होते हैं, जाके पूछना शुरू कर दिया कितने दिन का है, तो कहेगा कि ये बेबी ट्री है ना, राइट। तो ये पुराने वाले लोग हैं, है ना, माने ट्रीज हैं, इनमें भी तो जीवन होता है। जगदीश चंद्र बोस ने तो यही कहा था ना, उन्होंने तो पहली बार कहा था कि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही प्रक्रिया चलती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और रिलीज किसको करते हैं, O2 को। इसलिए पेड़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ना। क्यों? राइट, समझ गए। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ गए डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके सवाल भी समझ गए होंगे। हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है, नहीं? एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लें और समझ लें इसे। आगे चले। तो मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास देर आर सो मेनी वेज टू डिटरमाइन दीज थिंग्स। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखो, हमारे पास जो बेसिकली अगर मान लो कि अगर कोई रॉक्स दिखाई देती है ना, हिस्ट्री में बायो आज तक नहीं पढ़ा था, ठीक है, ऑल राइट। तो बायो की मतलब ऐसा है कि देखो, मैं पढ़ाता तो हर चीज हूं, मैं कोशिश करता हूं कि इंटरलिंकिंग आपकी बन पाए। और जितना बढ़िया, अब जैसे रेडियो आइसोटोप डेटिंग वो साइंस की केमिस्ट्री और फिजिक्स में आता है ना, इसी को कहते हैं 360 डिग्री अप्रोच। और जब हम पढ़ाई करते हैं किसी चीज की, तो उसमें समझ हमारी ठीक होनी चाहिए, है ना, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, जो हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस एविडेंसेस उनको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्यों को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य खास करके गेट फ्रॉम डिगिंग मान लो किया गया, मतलब खुदाई की गई, तो इसको क्या कहेंगे? और हाँ, थोड़ा बहुत बनता है हर्षवर्धन। अब छोड़ो, ज्यादा झाड़ियों उड़ियों मत जाओ, है ना, हो गया, झाड़ी में ज्यादा नहीं जाना है, पुलिस पकड़ती है। चलो, राइट। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इनको कहेंगे, ऐतिहासिक साक्ष्यों। तो गेट फ्रॉम डिगिंग, तो डिगिंग को इतिहास की भाषा में क्या कहते हैं? एक्सकैवेशंस, है ना, एक्सकैवेशंस। एक्सकैवेशंस याद रखना। नॉर्मल अगर मान लो मिट्टी खोद रहे हो या जमीन खोद रहे हो, तो उसको हम लिख सकते हैं डिगिंग, है ना, मिट्टी खोदना, इसको डिगिंग कहते हैं ना, डिगिंग। अब जैसे मान लो यहां से मुझे सॉइल निकालना होगा, यहां से मुझे अगर सैंड निकालना होगा, तो मैं इसको क्या कहूंगा? डिगिंग। लेकिन उत्खनन किसे कहते हैं? उत्खनन। कई बार इसको हिंदी में डिगिंग को खनन भी कह देते हैं। खनन सुना है ना, खनन माफिया सुना है आपने? ये खनन माफिया का सेंटेंस सुना है आपने? ठीक है, तो खनन माफिया क्या निकाल के ले जाता है? ये सब पाषाण कालीन खंड की ये सब निकाल के ले जाता है, सॉइल एंड सैंड और इस तरीके से, है ना, राइट। ठीक है, ठीक है, तो इसको खनन भी लिख देते हैं, इस डिगिंग को। टेक्निकल टर्म में लिख देते हैं माइनिंग। माइनिंग टेक्निकल टर्म में इसी खनन को लिख देते हैं माइनिंग। ठीक है, और उत्खनन किसे कहते हैं?
मतलब कि जो आर्कियोलॉजिकल उत्खनन में क्या मिलता है, इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, किसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकता है। फाइंडिंग्स या उत्खनन से क्या मिलता है, उत्खनन से क्या मिलता है? राजीव डिविलियर्स तक चले गए। तो क्या मिलता है उत्खनन से, ठीक है ना। उत्खनन से हमें मिलेगा, उत्खनन से हमें मिलेगा क्या, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे, ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। आर्कियोलॉजिकल ए लगा लेना यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। क्या मिलता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सकेवेशंस करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे, ये पूछ रखा गया है इंटरव्यूज के अंदर में, है ना, और इस पे सारे बच्चे बिल्कुल ही आदि मानव जैसा देखते हैं इंटरव्यूअर को, ऐसे सवाल सुन के, है ना। जब वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ऐतिहासिक साइट पे आपको भेज दिया जाए और आपके जिले में प्रश्न पूछा गया, एज ए एसडीएम, एज ए डीएम, you got information about the historical manuscripts or anything, historical evidences. So what will you do? तो आप कहोगे कि सर आई go there, I will go there and observe and do surveillance related to digging. तो पकड़ लेगा वो आपको, अच्छा डिगिंग होगी और आप उसको क्या करोगे, देखोगे? नो, इट्स एक्सकेवेशंस। देखना क्या लिखा होता है, एक्सकेवेशंस लिखा होता है। आप अगर इंग्लिश पेपर देखोगे तो वहां पे लिखा होता है, हिंदी में भी उत्खनन लिखा होता है, लेकिन हिंदी वाला बड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार, सॉइल और सैंड को भी उत्खनन लिख देते हैं, समझे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हिंदी पेपर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी लिख देते हैं कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है, रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। impeachment terminology only used for removal of president with a definite method. रिमूवल बाकी के लिए केवल पदच्युति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। तो हो गई ना गलती, वहां पे न्यूज़पेपर में भी लिखा होता है, ठीक है। अब मैं और भी बताता हूं, सरकारी तंत्र में भी, जैसे अगर आप 1857 के बारे में अगर आप सरकारी स्रोतों में देखो आज की डेट में, तो आपको ये दिखाई देगा कि 1857 इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि अभी की जो सरकार है वो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानती है, क्योंकि सावरकर ने किताब लिखा था 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, समझ रहे हो। तो क्योंकि अभी की सरकार थोड़ी सी सावरकर जी को ज्यादा महत्व देती है, तो इसलिए जो अभी आप कोई भी डिबेट देखोगे ना टीवी के ऊपर या कहीं पे दूरदर्शन के ऊपर, तो 1857 को एक क्रांति कह दिया जाएगा, जो कि गलत टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में लिखने पे नंबर कट जाएंगे। आर यू गेटिंग? नहीं समझे? तो हमें चीजों को फिल्टर करने सीखना पड़ेगा, हमें चीजों को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। इसी के लिए जरूरत होती है एक गाइडेंस की, है ना। क्योंकि आप सोचोगे कि यार ये तो टीवी दूरदर्शन पे दिखा रहा है ये, और ये तो सरकार की एजेंसी है, और ये 1857 को क्रांति सिद्ध कर रहे हैं, और सर ने तो बताया था कि विद्रोह है। तो डोंट कंफ्यूज इट। मैंने जो बताया है वो आपको कॉपी में लिखना है, वो बस सुनते रहो, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं और थोड़ी बहुत स्लाइटली परिवर्तन आता है ना। कॉपी में जो आपका एग्जामिनर होगा मोस्टली केसेस में वो 60 साल की उम्र का है और वो नेहरूवियन एरा का व्यक्ति है। ध्यान से सुनना, वो नेहरूवियन एरा का व्यक्ति है ना, ठीक है। नहीं, क्लास अभी नहीं हुआ था, कहीं मैं कोई मीटिंग में था जरूरी, तो आज की क्लास नहीं हुई थी, और इसको हम करेंगे अपने सैटरडे वाले क्लास में, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना। तो इसमें क्या मिलता है, इसको हिंदी में लिखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। अब मेरी बात समझ गए तो किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है,
क्या किया जाता है, एक्सकेवेशंस किया जाता है, समझ गए? नहीं समझे? फॉर द हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स, फॉर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वी आर डूइंग एक्सकेवेशंस रेदर देन डिगिंग। डिगिंग नहीं होता है, क्या होता है? या माइनिंग नहीं होता है, क्या होता है? टेक्निकल टर्म है एक्सकेवेशन। अब ये गलती तो नहीं करोगे ना? अब सोचो, बताओ, यहां से भी सवाल इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं। अब ये देख रहे हो डेप्थ एनालिसिस, मतलब कि हमसे कहां से सवाल क्या पूछ लेगा, आप परप्लेक्स्ड हो जाओगे। और अगर पहले से ही थोड़ा बहुत आपकी क्लैरिटी होगी तो आप बेहतर कमांडिंग पोजीशन के साथ इंटरव्यूअर को आश्चर्य में डालोगे और आपसे वो बात करना चाहेगा, है ना? है ना? राइट। देखो, इंटरव्यूअर आपसे बात करना चाहे, आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाए, तो समझो कि काम बन गया। इफ इंटरव्यूअर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, योर पर्सनालिटी, योर आंसर डिलीवरी स्टाइल, योर कॉन्फिडेंस, नो कहने में भी एक अंदाज हो। मतलब एक होता है ना कि नजरें झुका के और आसमान में देख रहे हो या धरती देख रहे हो कि सीता जी निकले और खींच ले अंदर, है ना? नो, डोंट डू दिस। क्या आप सीता जी तो हो नहीं कि धरती फटेगी और समा जाओगे, है ना? अब कोई धरती पुत्र तो हो नहीं। राइट। हाँ बिल्कुल, आपको पूछना होगा। हाँ ठीक बात है जानवी, थोड़ा अपना नाम ओम का आता पता, है ना? ठीक है। तो ये हो गया हमारी कुछ यहाँ पे बातें, ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये तो समझ गए आप। थोड़ा सा और मूव करें तो जो ये एक्सकेवेशंस होते हैं, ये जो एक्सकेवेशंस होते हैं, ये जो उत्खनन होते हैं, भारत में आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि वी हैव लेस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री, है ना? क्यों? है ना? हमारे पास लेस इंफॉर्मेशन है। मतलब अगर उत्खननों का जहां तक सवाल है तो वी हैव लिमिटेशंस, हमारे पास लिमिटेशंस है। आप देखोगे कि बहुत कम रिसर्च होता है क्योंकि फंडिंग की कमी है। वी हैव लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, मान लो लैक ऑफ फंडिंग है, फंडिंग की लिमिटेशन है। एक्सपर्ट्स की लिमिटेशन है, एक्सपर्ट्स की लिमिटेशन है। एक तरीके से रिसर्च की लिमिटेशन है, रिसर्च की लिमिटेशन है। टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है, टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है। हमारे पास ये सब लिमिटेशन है। मतलब उत्खनन के मामले में हम सीमित हैं, सीमित उत्खनन होता है, तो इसलिए इतिहास का ज्ञान उतना सटीक नहीं है हमारे पास। सीमित उत्खनन उपलब्ध है, कहीं कहीं कोई कोई उत्खनन हो जाता है क्योंकि हमारे नेता लोग लगे हुए हैं पैसा खनने में, है ना? ठीक है, राइट। नहीं देखो, पैसा है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है सटीक उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके क्षेत्र के सांसद विधायक का जो खर्च आता है 5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए, वो भी वो पूरा खर्च नहीं कर पाते और वो सारा फंड रिटर्न हो जाता है हर साल। सुना है आपने? डू यू नो इट? दे आर नॉट एबल टू स्पेंड मनी tactically, and that is why around 40-45% such disbursal of money return back, MP LATS कहते हैं उसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत पैसा जारी होता है ना? और वैसे ही MLA के लिए भी और MLC के लिए भी मिलता है ना? हाँ ठीक। देखो शैलेंद्र तो बैंक में काम करते हैं, तो दे ही नोज वेरी वेल कि क्या स्थिति बनेगी, है ना? ठीक है, ऑल राइट। आप बैंक में ही होना शैलेंद्र, ठीक है। राइट। तो ये हो गया, तो सीमित उत्खनन उपलब्ध है, ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखो समस्या क्या खड़ी होती है, क्यों हमारा एक और दिक्कत है। ये जो एक्सकेवेशंस होते हैं, मैं बस प्रॉब्लम बता दूंगा, आप समझ जाओगे कि ये इंफॉर्मेशन अंग्रेजों के जमाने से अभी तक उसमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं बढ़ा है, ठीक है? थोड़ा बहुत करके ऐड होता है। एक्सकेवेशंस के हमारे पास 2 मेथड होते हैं।
हमारे पास दो मेथड होते हैं, 2 मेथड्स। हमारे पास उत्खनन के 2 मेथड्स होते हैं, हमारे पास 2 पद्धतियां होती हैं। उत्खनन की हमारे पास 2 पद्धतियां होती हैं, और ये 2 पद्धतियां कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज, कहते हैं इसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, और एक होता है वर्टिकल एक्सकेवेशन। वर्टिकल मतलब पता है, ऊर्ध्वाधर उत्खनन, मतलब ऐसे पृथ्वी की सतह से ऐसे, देख रहे हो एरो। और वर्टिकल पता ही है, क्षैतिज, ये सब तो जानते ही हो। क्षैतिज मतलब ऐसे फ्लैट, क्षैतिज मतलब फ्लैट, ऐसे ही होगा ना, ये सब जानते हो ना। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 2 तरीके की खुदाई होगी। एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ऐसा सरफेस बना दूं, ऐसा सरफेस बना देता हूं, ठीक है, ऐसा सरफेस बना देता हूं, और फिर मैं क्या करता हूं कि एक सरफेस ये बना देता हूं। ध्यान से देखना। अब मान लो कि जो ये वर्टिकल वाला है, इसकी मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वाला बहुत ज्यादा तक नहीं कर सकते हो। क्यों? ये ऊपरी लेयर में ही दिखाई देगा। क्या क्या लग रहा है आपको? अपर लेयर्स में ही हो पाएगा, अपर लेयर्स में ही हो पाएगा, है ना। पृथ्वी की ऊपरी सतह में ही हो पाएगा, है ना। और ये जो वर्टिकल वाला है, ये जो वर्टिकल वाला है, ये एकदम अंदरूनी सतहों तक जाएगा। नहीं, ये जो अंदरूनी सतहों तक जाएगा। दिस वन इज वेरी यूजफुल, दिस वन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, दिस वन इज वेरी यूजफुल, क्योंकि देखो इससे मोर डेप्थ, अधिक गहराई तक क्या हो रहा है, इससे राइट इनर लेयर्स तक आ रहा है, तो मोर डेप्थ तक आ रहा है। और इससे क्या फायदा हो रहा है कि मोर इंफॉर्मेशन, मोर एविडेंसेस और मोर इंफॉर्मेशन, अधिक साक्ष्य, अधिक जानकारी, अधिक गहराई तक जाने पर। क्यों? अधिक गहराई तक गए और अधिक साक्ष्य मिले, अधिक साक्ष्य मिले, है ना। और हाँ, ये इसमें मतलब डाउट हो जाता है थोड़ा, है ना। ये तो मतलब ऐसे खुद घर का बर्तन लाके रख दिया, है ना, कहा कि हड़प्पा सभ्यता का है ना। और ऐसा करके एक अंग्रेज को 10 लाख रुपए में किसी ने अपना तवा बेच दिया था, है ना, लेके घूम रहा था। एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, गुजरात की साइड में, है ना, लोथल की साइड में, कहा कि इसी के ऊपर आईवीसी वाले खाना रोटी पका के खाते थे, है ना। और उसने 10 लाख का चूना लगा दिया था। ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। अधिक जानकारी, भारत में एक से एक ठग है ना, ये पुरानी हमारी परंपरा आ जाती है, ठीक है, ऑल राइट। सो अधिक जानकारी, अधिक गहराई तक। और जैसे लोग नहीं कह रहे हैं कि बिहार के लोगों ने मीडिया वाले लोगों को भी हल्दी लगा के भेज दिया कान में, मतलब कि चक्कर में डाल दिया, सारे एग्जिट पोल और इधर उधर सब बिखर गए, है ना। हाँ, ठीक कह रहे हो। हाँ, हॉरिजेंटल ही हुआ है, राइट। और ठीक कह रहे हो शैलन, तो जितना भी ये सब आजकल हमारे यहाँ हुआ है ना, ये सब हॉरिजॉन्टल हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा कैसा है, थोड़ा चीप हो जाता है, ये मतलब सस्ता हो जाता है ना। और ये कैसा है, ये सारा मसला कॉस्टली है ना। इसमें एडवांस टेक्निक चाहिए, इसमें एडवांस टेक्निक चाहिए। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ एक्सपर्ट्स चाहिए। आपको क्या लग रहा है, यहाँ एक्सपर्ट्स चाहिए, पानी निकल के आ जाएगा, है ना, मशीन्स चाहिए, है ना। और हाँ, बिल्कुल नोट कर लो, ये बिल्कुल मैं नोट करने के लिए ही लिखवा रहा था, बिल्कुल नोट कर लो, क्योंकि आगे आप कहीं इंटरव्यूज दोगे, कुछ दोगे, तो यहाँ पे आपकी बारीक समझ आपको एक्स्ट्रा एज दे पाएगी, है ना। बिलीव मी, आपको हर वो जानकारी जो यहाँ से मिलती है उसमें आपको एक्स्ट्रा एज, मैंने पहले ही आपको कहा था कि दिस इज द क्लास फॉर रैंकर्स। ये जो क्लास चल रही है हमारी, वो रैंकर्स वाली क्लास है। तो जिसको जिसको रैंक होल्डर बनना है उसका दिल से स्वागत है, और जिसको केवल होल्डर बनना है
वो कहीं दीवार पे लटक जाए, ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं, बार बार बच्चों से पूछा गया है ये सवाल, और ये कभी पढ़ते ही नहीं है। और यहाँ पे जैसा नहीं होता है कि मुंह के बल गिरना, और फिर आके हम सोचते हैं कि यार हमारी किस्मत ठीक नहीं है, या एग्जामिनर ने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, ये सब ऐसे ही पागल बैठे रहते हैं और सठिया गए हैं, ये सब है ना बोर्ड वाले, और वो चाहते ही नहीं है, दुनिया साजिश कर रही है, दुनिया भर के हम अपना क्लेम देने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेबरर्स से खुदाई होती है, समझ रहे हो, दिहाड़ी मजदूरों को पकड़ के, और यहाँ पे जो है एक्सकेवेशन से स्टार्ट हो जाता है। अब वो मान लो कुल्हाड़ी मार दिया और हड़प्पा का कोई मूर्ति है फॉर एग्जाम्पल, तो एक हाथ टूट गया उसका, है ना, राइट। तो और यहाँ पे एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं ना, कि बड़ा सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ ये डिगिंग करते हैं। जैसे विदेशों में कोई मूवी वूवी में आपने देखा होगा, या डिस्कवरी के ऊपर देखा होगा, हैव यू सीन इट? और डिस्कवरी के ऊपर अगर आपने देखा हो, या नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर, है ना, पता कैसे चलता है ये हमें पता नहीं होता है। जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, और मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क में किसी ने सूचना दी कि कुछ मिला हुआ है, तो वहां पे टीम पहुंच जाती है, सुना है आपने। अब मान लो किसी ने जमीन खरीदी, सोचो जरा, आपने 20 लाख रुपए लगा के, 50 लाख रुपए लगा के जमीन खरीदी, और वहां पे लगे निकलने पत्थर, तो आपके बूते का तो है नहीं कि उसको निकाल लो और उसको फेंकवा दो। जो बहुत वो ऐसी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे, तो आपको वहां टेक्निकल टीम को तो सूचना देनी ही होगी, है ना, है ना, ऑल राइट, ठीक है। तो क्लियर है ये मसला। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हमें यहाँ पे लो इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी तक हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमने खुदाइयां की हैं, या चाहे अशोका के बारे में जो हमारी जानकारी है, वो किस तरीके की है, वो इसी तरीके की है, हॉरिजॉन्टल, समझ गए। चाहे हमारी जो स्टोन एज की जानकारी है, खास करके इंडिया वाले स्टोन एज की, है ना, तो वो इसी तरीके की है। इसलिए अभी और भी इंफॉर्मेशन आने की संभावना है, आगे चल के हमारी सोच, हमारी चीजें बदल सकती हैं भविष्य में। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, ऐसा वो डिवाइस ऐसा लेते हैं कि इसमें ये है कि आपको सेंसर्स लगे होते हैं, वो बता देगा कि नीचे किस तरीके की चीज है, सेंसिटिव है, क्या है। तो यहाँ पे इस वाले में आप अच्छे से मतलब सामान को बचा के निकाल सकते हो ना। यहाँ पे तो तोड़ फोड़ दिया, चूरा निकला है ना, घर लेके आ गए, और बच्चे उससे खेल रहे हैं, वो 7 गोटी है ना, पत्थर लगा दिया और गेंद से मार मार के गिरा रहे हैं। चलो ऑल राइट, खेला है कभी इस तरीके से? 7 पत्थर एक के ऊपर एक रख दिया और गेंद से मारते थे, 2 टीम बना के, है ना। और फिर जैसे जिसने गिरा दिया तो गेंद उठा के विपक्षी को क्या करता था, मारता था जोर से, है ना। यस ठीक है, पिटाई वाला खेल है, उसमें पीठ एकदम मजबूत हो जाती थी, ठीक है, और निशाना पक्का। तो ये हो गया, ठीक है। ये अब तो समझ गए मुझे लग रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। 6th जो हमारा ये अच्छा, घबराना मत। जैसे मैंने मान लो कहा कि 2 दिन में स्टोन एज हो जाएगा, है ना, तो इसमें फियर नहीं करना है, क्योंकि मैं जो बचेगा उसको स्पेशल क्लास में भी करवा दूंगा, है ना, नहीं समझे। मान लो जो बच जाएगा, मान लो कि जैसे हमने कहा कि जी स्टोन एज हम 2 दिन में कर लेंगे, मान लो अभी जैसे नहीं हो पाएगा, तो जो रिमेनिंग वाला हिस्सा होगा ना, उसको हम स्पेशल क्लास में करके मैनेज कर लेंगे। मेरी बात समझे, है ना, मतलब स्पेशल क्लास में इसको अरेंज कर लेंगे, जो स्टोन एज वाला छूटेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं, ये जो 10:30 वाली क्लास होती है इसमें कर लेंगे, ठीक है ना, ऑल राइट। तो जो छूटेगा इसमें हम अरेंज कर लेंगे, यहीं से इसके आगे से स्टार्ट कर लेंगे। तो उसमें मत घबराना कि क्या होगा। फिर जैसे कल वाली हमारी जो शेड्यूल है, तो वहां पे हम कुछ मिडवल का देख लेंगे, ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसे ही करके थोड़ा सा एग्जाम का भी काम होता रहे, और देखो पढ़ाई भी अच्छी होती रहे और एग्जाम का भी काम होता रहे, तो थोड़ा एफर्ट्स तो लगाने ही होंगे, है ना। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी, थोड़ी मुझे भी करनी होगी, है ना, ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने कहा कि
छठा पॉइंट हम लिख रहे थे कुछ, इसको लिखते हैं। ये मैंने बता दिया कि फिर जैसा नहीं सवाल आ जाता है कि खत्म होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे। तो देखो पहले दिन क्यों हम ऐसा सोचे निगेटिविटी लेके, है ना, चीजों को बताना और समझाना भी तो जरूरी है। अब देखो जैसा कि यू नो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बटी हुई है ना। और अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। क्यों? हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बटी हुई है ना। थोड़ा प्रोपोर्शन वैसा हो गया। हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बटी हुई है। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, है ना, ज्योग्राफी में आपने इसे देखा होगा। याद आ रहा है सबको? और एक लेयर ये है ना, ये हमारे पास 3 लेयर्स हैं, राइट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर ज्योग्राफी में दिखता है ये, है ना। इसको लिखते हैं भूपर पट्टी, इसको लिखते हो भूपर पट्टी, इसको लिखते हो मेंटल और इसको लिखते हो क्रोड हिंदी में। ये क्या बना रखा है मैंने, दी अर्थ। ये दी अर्थ है। और जब हम पृथ्वी के अंदर आते हैं, whenever you are moving towards the core of the earth, तो ये पूरा जो रेडियस है, मैंने उसमें बताया था ज्योग्राफी में, ये जो पूरा रेडियस बनता है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, त्रिज्या बनती है रेडियस, तो एक लंबी दूरी तय करता है ना, कितना, 6372 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। ये क्या है, सरफेस है, पृथ्वी की सतह, सरफेस या सतह है पृथ्वी की, जहां हम स्थित हैं। क्यों, है ना, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहां से यहां यहीं पे हम स्थित हैं। मान लो कि अपना चेहरा सुंदर सा लेके खड़े हो जाते हैं। ये हमारा लियोनार्डो डे कैप्रियो है, ठीक है, और ये खड़ा है यहाँ कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे खड़ा हो गया। और फिर अगर मैं मान लो इसको कहूं कि क्रस्ट के अंदर आ जाओ, तो अगर मैं यहाँ सरफेस से अगर इधर की ओर मूव करूं, तो मैंने ज्योग्राफी में भी बताया था कि व्हाट इज द लेंथ, अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर। यही होता है ना। इसी में बहुत सारी रॉक्स होती हैं। जैसे ही आप सरफेस से पृथ्वी के अंदर की ओर जाना शुरू करते हो, जैसे ही आप सतह से पृथ्वी के अंदर की ओर जाना शुरू करते हो, तो 40 किलोमीटर तक क्या होता है, भूपर्पटी। सबको पता है, जिसको नहीं पता है देख ले। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अर्थ की अगर एज को मैं कहूं, इसकी एज, तो उम्र क्या है अर्थ की, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, अर्थ की उम्र क्या है। भूपर्पट्टी मतलब ये रॉक्स वाला हिस्सा है, चट्टान वाला हिस्सा है, ये चट्टानों से भरा हुआ है, ये चट्टान वाला हिस्सा है। कौन सा, ये क्रस्ट वाला। 40 किलोमीटर तक होता है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना, लगभग हम इसको अगर एक अंदाजा लें तो लगभग 5 बिलियन ईयर्स लगा सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट, मतलब 5 करोड़ साल पहले, है ना। 5 बिलियन ईयर्स, लगभग 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की, लगभग ये अप्रॉक्स आंकड़े हैं और फॉर्मली इसको नहीं कहा जा सकता। तो पृथ्वी की आयु कितनी दिख रही है, लगभग 5 करोड़ साल पहले दिख रही है ना, 5 करोड़ ईयर्स बैक अर्थ ओरिजिनेटेड समवेयर इन द यूनिवर्स, ठीक है। क्रस्ट की कहानी वैसी ही है जैसे हम दूध पीते हैं और ऊपरी लेयर में वो मलाई सी जम जाती है, ठीक है, ऑल राइट। तो इतना लंबा समय बिता चुकी है पृथ्वी, समझ रहे हो,
ये यहाँ पे खड़ा हो गया। और फिर अगर मैं मान लो इसको कहूं कि क्रस्ट के अंदर आ जाओ, तो अगर मैं यहाँ सरफेस से अगर इधर की ओर मूव करूं, तो मैंने ज्योग्राफी में भी बताया था कि व्हाट इज द लेंथ, अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर, यही होता है ना। इसी में बहुत सारी रॉक्स होती हैं। जैसे ही आप सरफेस से पृथ्वी के अंदर की ओर जाना शुरू करते हो, जैसे ही आप सतह से पृथ्वी के अंदर की ओर जाना शुरू करते हो, तो 40 किलोमीटर तक क्या होता है, भूपर्पटी। सबको पता है, जिसको नहीं पता है देख ले। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अर्थ की अगर एज को मैं कहूं, इसकी एज, तो उम्र क्या है अर्थ की, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, अर्थ की उम्र क्या है। भूपर्पटी मतलब ये रॉक्स वाला हिस्सा है, चट्टान वाला हिस्सा है, ये चट्टानों से भरा हुआ है, ये चट्टान वाला हिस्सा है। कौन सा? ये क्रस्ट वाला। 40 किलोमीटर तक होता है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना, लगभग हम इसको अगर एक अंदाजा लें तो लगभग 5 बिलियन ईयर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, मतलब 5 करोड़ साल पहले, है ना। 5 बिलियन ईयर्स, लगभग 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की, लगभग ये अप्रॉक्स आंकड़े हैं और फॉर्मली इसको नहीं कहा जा सकता। तो पृथ्वी की आयु कितनी दिख रही है? लगभग 5 करोड़ साल पहले दिख रही है ना, 5 करोड़ ईयर्स बैक अर्थ ओरिजिनेटेड समवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है। क्रस्ट की कहानी वैसी ही है जैसे हम दूध पीते हैं और ऊपरी लेयर में वो मलाई सी जम जाती है। ठीक है, ऑल राइट। तो इतना लंबा समय बिता चुकी है पृथ्वी, समझ रहे हो? कुछ मैं 6-7 बने में देखा है। एक बार मैं अपनी दीदी के साथ गया उनके स्कूल में, बचपने में नहीं, बहनें लेके चली जाती हैं भाइयों को कोई एक्सपेरिमेंट में या ऐसे करके, है ना। तो मेरी जो दीदी थी वो लेके चली गई मुझे। उनका कुछ गृह विज्ञान, या पहले नहीं होता था होम साइंस, आजकल तो ये बंद ही हो गया है, पहले लड़कियां जरूर पढ़ती थी होम साइंस। तो उनका होम साइंस का कुछ था और मैं एक्सपेरिमेंट का जीव था उसमें। ये था, इसलिए मुझे याद है अच्छी तरीके से। कुछ मैं 6-7 स्टैंडर्ड में, आज भी है। अच्छा, तो मतलब लेते नहीं है लोग। तो मतलब ये था कि ये था कि जो बैंडेज होती है पेशेंट को, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाए और बैंडेज पहनाना हो तो कैसे पहनाएंगे, है ना। तो मुझे बहला फुसला के ले जाया गया, 6-7 स्टैंडर्ड में होऊंगा मैं, 6 के स्टैंडर्ड में से मुझे बहला फुसला के ले जाया गया कि चलो उधर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और जाते ही मुझे तुरंत से मम्मी बनाने की कोशिश की गई और खैर मुझे लालच वलच देके और बना ही दिया गया। हाँ, मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया गया और उस पे वो और उनकी कई दोस्तों ने मुझे उस दिन 4 घंटे तक टॉर्चर किया। खैर, इसकी एवज में मैं ये बता रहा था कि ठीक है, तो इसलिए मुझे अभी तक याद है, फिर मैं जाता नहीं था। खैर, तो एक होता है ना कि एक्सपेरिमेंट से जान जाना। पहले ऐसा होता था और वो बड़ा अजीब गरीब, उसमें खाना वाना बनाते थे, है ना। होम साइंस वाले में खाना बनाते थे और टीचर को खिलाते थे, है ना। और टीचर खा खा के उसमें सब मोटी मोटी टीचर्स रहती थी। तो मैं क्या देख रहा था कि एग्जामिनेशन चल रही थी और मैंने बहुत सारी महिला टीचर्स को, या घर में भी कोई रहा है, तो मैंने देखा है कि वो जैसे जाड़े का दिन आ गया है ना, तो बुनाई भी करती रहती हैं और पढ़ाई भी करती रहती हैं। मतलब बच्चों को बोल देंगे लिखो ए से जेड तक, सरकारी स्कूलों में ज्यादा होता है ना। और पहाड़े लिखो और अपना बुनाई कढ़ाई में लगी रहती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क में या निटिंग में, विविंग में, है ना। तो खैर ये गुण होता है। चलो, तो ये वो मेरे में नहीं है, इसलिए आप मेरे से आशा न करें। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया। जो क्रस्ट है उसका भी अपना एक विकास क्रम है ना। तो ये क्रस्ट कई फेजेस में बना होगा, है ना। सेवरल फेजेस, क्रिएटेड इन सेवरल फेजेस, है ना। इवॉल्व हुआ होगा, है ना।
बैकग्राउंड आवाज आ रही है, सबको आ रही है, और ऐसा तो कुछ, अच्छा, बैकग्राउंड आवाज हो सकता है कि आपको पानी वाले मोटर चलने की आवाज आ रही हो, है ना? ठीक है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी तेज आवाज कोई जा रही होगी, है ना? ठीक है, ऑलराइट, उस आवाज पे ध्यान ना दे, मेरी आवाज पे ध्यान दे, छोड़ो, जाने दो। ठीक है, ऑलराइट। सो क्रस्ट का अपना एक इवोल्यूशन फेज होगा, है ना? इवोल्यूशनरी फेज, इवोल्यूशनरी फेज होगा, इसका एक विकास क्रम होगा ना, इवोल्यूशनरी फेज होगा, मतलब इसका एक अपना विकास क्रम होगा। भूपर पट्टी का जो है निर्माण निर्माण क्रम, मतलब ये बना होगा ना धीरे 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 करके, है ना? अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो चलो, तो यहाँ पे निर्माण क्रम, जो ये भूपर पट्टी है, ये भी तो करोड़ों साल में बनी होगी, नहीं? मतलब धीरे धीरे इसमें भी निर्माण क्रम होगा, ठीक है। और इसी में एक फेज आया, क्रस्ट का विकास फेज, इसको कहते हैं क्वाटर्नरी फेज। क्वाटर्नरी फेज, क्वाटर्नरी फेज, मेरी बात समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं भूपर पट्टी के विकास का चतुर्थक क्रम, मतलब कि पहले भी निर्माण हो चुका था, जैसे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, फोर्थ फेज, तो होता नहीं, ये फोर्थ फेज है। क्वाटर्नरी मतलब होता है फोर्थ फेज, फोर्थ फेज, फोर्थ फेज, मेरी बात समझे? फोर्थ फेज, अगर देखा जाए तो क्वाटर्नरी फेज को क्या कहते हैं? फोर्थ फेज। भूपर पट्टी के विकास का चतुर्थक क्रम, भूपर पट्टी के विकास का, भूपर पट्टी के विकास का चतुर्थक क्रम, मतलब इसके पहले 3 बार बना टूटा, बना टूटा, मेरी बात समझ पा रहे हो? इवोल्यूशन के 3 फेज के बाद चौथा आया, 3 के बाद ही चौथा आता है ना? क्यों, किसी कोई दिक्कत है? भूपर पट्टी के अपने निर्माण के क्रम है, और जैसे स्टेजेस होते हैं, हमारी लाइफ में नहीं होता है कि स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये एक बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, है ना? तो चतुर्थक क्रम तक हम पहुंच गए, ठीक है, हम चतुर्थक क्रम तक पहुंच गए बनते बनते, है ना? ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ गए? तो इसको क्या कहते हैं? क्वाटर्नरी फेज। कई बार हिंदी में भी इसको चतुर्थक न लिख के क्वाटर्नरी फेज ही लिख देता है, या क्रम लिख देता है, क्वाटर्नरी क्रम। तो ये क्वाटर्नरी क्रम किससे जुड़ा है? इवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट। आपसे पूछे कोई कि क्वाटर्नरी फेज, डू यू नो क्वाटर्नरी फेज? दिस इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट। नहीं समझे? इवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट, ये जो क्वाटर्नरी फेज है, यह क्रस्ट के विकास क्रम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। और हमें ये क्वाटर्नरी वाला क्यों पढ़ना है? हमें ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी क्वाटर्नरी फेज से स्टोन एज इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ, मतलब स्टोन एज इसी से जुड़ा हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, वो आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में पढ़ाई करते हैं उसकी। हमारा बस मतलब यहाँ पे ये है, क्या मतलब है हमारा यहाँ पे? हमारा बस ये मतलब है कि स्टोन इज रिलेटेड टू इट, समझ गए? इसीलिए हमने इसका नाम लिया, स्टोन इज रिलेटेड टू दिस फेज। नहीं समझे? है ना? ये स्टोन एज से रिलेटेड है, कौन सा? ये क्वाटर्नरी फेज। इसीलिए हमने इतना ज्यादा पढ़ा, देखा? अब जाके समझ में आया कि ओ, ये ज्योग्राफी क्यों पढ़ने लगे। अब इतिहास की किताब में लिखा होगा क्वाटर्नरी फेज, तो इतिहास वाला टीचर क्या करेगा? वो घबराहट के साथ इसको बता के निकल जाएगा कि कुछ कुछ होता है, निकलो इसे। वो ये तो नहीं बताएगा ना, ये वाला सब मसला। क्यों?
उसको क्या लेना देना है कि अर्थ की जो इंटीरियर क्या होती है ना, वो भागेगा इतिहास में पढ़ के और भागेगा, है ना। यही फर्क आ जाता है आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से, है ना। इट विल एनहेंस योर नॉलेज एंड इंटरेस्ट इवन इन दी स्टोन। पत्थरों में इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं हम, इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए। किसी से कहोगे कि पत्थर में भी रुचि आ गई, है ना, तो अब इससे अधिक क्या चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा पाषाण काल है इसी क्रम से जुड़ा हुआ है ना। पाषाण काल इसी क्रम से जुड़ा है। पाषाण काल अब जाके समझ में आ गया है ना, आज याद हुआ है। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि जब जनरली हम क्वार्टरनरी फेज पढ़ते हैं ना, तो ये हमें समझ में नहीं आता है, फिर लगता है चलो रट्टा मार के आगे बढ़ जाता है ना। पाषाण काल इसी क्रम से संबंधित है, इसी क्रम से संबंधित है, इसी क्रम से संबंधित है। पाषाण काल इसी क्रम से संबंधित है। ऑल राइट, तो पूरा एकदम हिसाब किताब हमारा क्लियर हो गया है ना। जो फोर्थ स्टेज होगी इसको हमने क्या कहा, क्वार्टरनरी फेज कहा। ऑल राइट, फोर्थ स्टेज इज नोन एज क्वार्टरनरी फेज। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि क्वार्टरनरी फेज जो है, हमने देखा क्वार्टरनरी फेज। देखो, मेरा मानना है कि आपको थोड़ा धैर्य बना के अगर पढ़ाई कर लो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब बार बार पढ़ने की अपेक्षा एक आपकी समझ बढ़ती जाएगी, चीजों में बुनियादी समझ बढ़ती जाएगी, है ना। और इसका बड़ा ही कमाल का लाभ मिलेगा, है ना। अब जैसे ऐसा कुछ बच्चे सोचते हैं कि जी अभी 27 दिसंबर का दे दो, आगे भी तो एग्जाम देना है ना जिंदगी में भाई, आगे भी एग्जाम देना है। आपको तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट, बिना विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन दैट इज डैम श्योर कि आपको दिक्कत होगी एग्जाम को फाइनल क्लियर करने में, है ना। तो मेरा ये मानना है कि प्रिपरेशन के दौर में थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ी सी पेशेंस रख के क्यों ना हम एक अच्छा कंटेंट पढ़ लें, जिससे कि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो, है ना। और जब आप आगे एग्जाम दोगे और आपकी कमांड देख के जब जो आपका इंटरव्यूअर है खुश हो जाएगा, और अगर आपने उसको खुश कर दिया ना, तो समझो कि आपकी जिंदगी बन गई। ऐसे ही आपका आंसर राइटिंग वाला एग्जामिनर भी होता है। बिलीव मी, किसी भी एग्जामिनर को कॉपी जांचने में बड़ा बोरियत लगता है। बिलीव मी, खास करके कोई प्राइवेट टीचर नहीं, सरकारी। किसी सरकारी टीचर से पूछो कि आर यू एंजॉइंग करेक्शन ऑफ कॉपीज, कभी पूछा है किसी से, है ना। हाँ बिल्कुल। तो मेरी बात समझना कि कभी किसी से टीचर से पूछना, कहीं का भी टीचर हो, चाहे प्राइमरी का हो चाहे कहीं का, पूछो कि आपको कॉपी जांचने में कैसा लगता है। प्राइवेट वाले से नहीं, प्राइवेट वाला तो भाई इनकम कर रहा है तो उसको अच्छा लगेगा ही, है ना। प्राइवेट वाले की हैंडसम इनकम है तो वो तो कमा ही रहा है, मतलब जो कमा रहा है, नहीं कमा रहा है तब तो उसमें भी दिक्कत है ना। बट जरा सरकारी टीचर से पूछो तो बड़ा झल्लाया सा रहेगा, है ना। आप आयोग के अंदर चले जाओ, कोई आयोग में कॉपी जांचता हो, पूछो कि अंकल आपको कैसा लगता है, तो कहेगा हटो भगो, बिहार में नहीं चाह रहे थे, नीतीश कुमार आ गए। नीतीश कुमार बताओ, दिमाग खराब कर दिया है ना। ऊपर से घर में अलग रोज लोग पूछते हैं कि जा रहे हो कोरोना लेके मत चले ना, है ना, ऑफिस में। और ये जो कॉपी जांच रहे हैं पता नहीं इसका कब तक पेमेंट देंगे, बताओ। गाड़ी लोन पे निकलवा रखी है, उसका लोन कैसे भरेंगे, है ना। क्रेटा निकलवा रखी है ना। सो अलग उसकी समस्या चल रही है, उसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं हो रहा आपकी कॉपी जांचने में। एसडीएम बनोगे आप, डीएम बनोगे आप, उसको क्या मिलने वाला है, वो उसका तो वही पेमेंट है, रोजी रोटी है, समझ रहे हो। और यहां बच्चे सोच रहे हैं कि ब्रह्मा खुद उतरे हुए हैं कॉपी जांचने के लिए, या वो जो कोर्ट में न्याय की देवी होती हैं वो खुद उतरी हुई हैं और पूरा तराजू लेके कॉपी जांचेंगी, है ना। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि ऐसा कहते हैं 3 बार कॉपी जचती है, कोई कह रहा है कि 6 बार जचती है। यही उनके जिम्मे काम रह गया क्या कि एक ही कॉपी को 6 बार और 5 बार जांचे, है ना। एक बार जांच लें अच्छे से, वही है।
राइट। अभी तक इलेक्शन ड्यूटी वाला पैसा नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, दैट इज द रियलिटी। तो उनके लिए एक बर्डन है। अब आप उनको प्रेस करोगे ना, उनको आप इंटरेस्ट जनरेट करोगे तो आपकी कॉपी पढ़ेगा अच्छे से, समझ रहे हो। उनको फोर्स करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज लिख दो, कुछ ऐसी बात लिख दो जो आपके डेप्थ को बताए, उसको पढ़ने के लिए मजबूर कर दो, इंटरेस्टिंग बना दो पूरे मुद्दे को। वैसे ही इंटरव्यू होता है, आपसे बात करने की इच्छा रखे इंटरव्यूअर। कई लोगों को 9 मिनट 8 मिनट में भगा देते हैं, जाओ फिर आना अगले साल, मन में बोलते हैं, ठीक है ना। उनकी पूरी कोशिश होती है ना, कि 7 8 मिनट में भगा दिया गया है लोगों को, ठीक है ना। राइट, कि मतलब वो ऐसा बोल देंगे आपको कि मतलब ठीक है, उनको बात करने का मूड नहीं हो रहा है आपसे, तो ये तो बड़ा डेंजरस साइन है, ठीक है। तो फ्लो होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। एक जो हमारी ये जो क्वार्टरनरी फेज है उसका भी डिवीजन किया गया है, डिवीजन या वर्गीकरण, इसका भी वर्गीकरण किया गया है। तो एक को कहा गया प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, और एक को कहा गया होलोसीन, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन, है ना। प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। बायोडेटा के ऊपर ज्यादा सवाल होते हैं, कि बायोडेटा के ऊपर सवाल होते हैं, मोस्टली लोगों से यही पूछता है कि बायोडेटा के ऊपर कि आप अपना नाम बताइए, आप अपना काम बताइए, किस तरीके की एजुकेशन लेके आप आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स चुने हैं, अगर आपको बना दिया जाए तो किस तरीके का डिसीजन लेंगे, है ना। और ये तभी सवालों के हल आप कर पाओगे। कुछ काल्पनिक प्रश्न, जैसे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे होते तो क्या होता है, जॉब रिलेटेड, अगर जॉब में हो तो, है ना, मोस्टली वही सब प्रश्न घूम घूम के होते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ऐसा नहीं होता, बस आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और वो जानकारियां चाहिए जिससे कि आप थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर पाओ। हाँ, लेकिन जानकारी तो चाहिए। हिंदी में क्या लिखते हैं इसे, प्लिस्टोसीन, ऐसे ही लिखोगे, प्लिस्टोसीन। ये क्या है, इसका दो भागों में बांट दिया गया है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन, है ना। बैंकिंग प्रोफेशनल हो आप तो फिजिक्स से आपसे नहीं पूछेगा, पूरा बैंकों का तो आजकल मसला ही, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर मोरेटोरियम सेट कर दिया गया, या आप जिस बैंकिंग व्यवस्था में हो वहां पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या इसको प्राइवेटाइज्ड कर देने से समाधान हुआ या और समस्या बढ़ गई, या फिर से रीनेशनलाइजेशन करें, क्या पूरी बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस में आ गए, पूरा आधा से अधिक तो आपका इसी पे बेस्ड होगा, आधा आपका इंटरव्यू इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, डैम श्योर, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने फील्ड की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। और बाकी जो बेरोजगार है, मतलब अभी तक उसको रोजगार नहीं लगा है, उसके लिए और समस्या, उसको पता नहीं कहां से पूछेंगे, है ना। रोजगार देने से पहले उसको कहीं से पूछ लेंगे, समझे। कुछ काम नहीं कर रहे हो, काम करने वाले का तो आसान है, जैसे टीचर हो तो आपसे टीचिंग रिलेटेड पूछ लिया, बैंकर हो तो बैंकिंग रिलेटेड पूछ लिया, है ना, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट से क्या पूछेंगे, वही इजराइल और जो फिलिस्तीन की समस्या, अरब देशों की नीति उसके ऊपर, है ना, और किस तरीके का क्या चल रहा है, वहां के रिसोर्सेज के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। मोस्टली अरब देशों का स्टैंड और इजराइल फिलिस्तीन समस्या और उसमें अमेरिका के रोल को पूछते हैं ना, और राइट। आजकल अजरबैजान और ये सब जो है टर्की और ये सब जो मामला खराब हो रखा है, इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। खैर, बदलते रहता है। तो प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन, ठीक है, ये दो जो हैं युग बांटे गए हैं ना। तो एक है मोस्ट रिसेंट और एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट पीरियड, मतलब कि वर्तमान में हम किस समय में रह रहे हैं। प्रेजेंट वाले को कौन सा समय कहोगे, होलोसीन। वर्तमान समय को किस में बांट के रखा गया है, वर्तमान समय को होलोसीन, है ना, होलोसीन। और मोस्ट रिसेंट मतलब इससे थोड़ा पुराना है, अभी हुआ है, अभी समाप्त हुआ है, अभी समाप्त हुआ है। मोस्ट रिसेंट मतलब अभी समाप्त हुआ है, रिसेंटली एंडेड, है ना, ऑलराइट। तो ये पूरा क्वार्टरनरी फेज दो भागों में डिवाइडेड है, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन, ऑलराइट।
प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ ये? और ये इसी में पूरा, ये जो पूरा दिखाई देता है स्टोन एज इसी से रिलेटेड हो जाता है। स्टोन एज इसी से रिलेटेड हो जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप यू गॉट योर पॉइंट्स, है ना? तो जनरली जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा मिस कर देते हैं और यही सब हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर देता है पढ़ते समय, है ना? ऑल राइट, तो ये हो गया एक बात। अब जब हमने स्टोन एज की बात की थी, वी हैव डिस्कस्ड स्टोन एज, इवोल्यूशन ऑफ स्टोन एज एंड कल भी मैंने बताया था कि स्टोन एज कैटेगराइज्ड इनटू पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, है ना, और न्यूलिथिक पीरियड। ये हमने किया हुआ था, नहीं? हमने ऐसा कुछ बना रखा था, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक, फिर हमने बना रखा था मीजोलिथिक, हमने बना रखा था मीजोलिथिक। माइक्रोलिथ का प्रयोग करते थे, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते थे। मैंने बताया था कि इन दैट टाइम पीपल यूज्ड टू म्यूरल पेंटिंग्स, है ना, म्यूरल पेंटिंग्स या छोटी मोटी कृषि के काम करने शुरू कर दिए थे, है ना। और नियोलिथिक, फोन डिस्चार्ज हो रहा है, एक वो खरीद लो ना, वैसे अब खत्म ही होगा क्लास। एक नहीं मिलता है वो चार्जर, मैंने तो खरीद रखा है, मुझे भी यही समस्या हो जाती थी तो मैं चार्जर लेके, हाँ पावर बैंक, ठीक कह रहे हो, पावर बैंक वाला बड़ा अच्छा रहता है, नहीं? अब जैसे कहीं जा रहे हैं और तब तक पता लगे कि मुझे ये सबसे अधिक दिक्कत होती थी, जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, अब कहाँ खोजते फिरे कि कहीं कुछ मिल रहा है कि नहीं चार्ज करने के लिए, और कितने देर खड़े होके रहे, है ना। तो पावर बैंक बहुत अच्छा होता है। नहीं, कुछ लोगों को देखा जैसे पहले की मोबाइल लगा दिया कहीं पे, कुछ दिखा चार्जर और वहां खड़े हैं 1 घंटे से, है ना, और वो वहां से चार्ज ही नहीं हो रहा है, 1% 2% बैटरी, जैसे निकाल रहा है स्विच ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, और टिकट कटाया था पूरा, मान लो कहीं जा रहा है ट्रेन में, कहीं पे टिकट कटाया था पूरा और खड़े होके निकल लिया आधे घंटे, है ना, मैंने आधा यात्रा तक, फायदा क्या हुआ? तो ये हमने नवपाषाण काल देखा था। हमने फैमिली बनाने की कोशिश की थी, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात की थी, ये सब बातें हमने न्यूलिथिक में की थी। एडवांस एग्रीकल्चर कर लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर लिया, है ना। डोमेस्टिकेशन जो है बेसिकली अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखना, एक बात समझना, यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर और अर्ली डोमेस्टिकेशन दिखाई देगा। अर्ली डोमेस्टिकेशन मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब प्रारंभिक अवस्था की कोई जानवर पकड़ के और उसको पाला पोसा होगा, है ना, ये हमने देखा हुआ था। और यहाँ पे क्या है, सब एडवांस हो जा रहा है क्योंकि परिवार बढ़ रहा है, परिवार में खाने वाले ज्यादा होंगे तो बात बनेगी ना, है ना। तो एडवांस इसमें हो रहा है क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन जो होगा उन्नत किस्म का होगा, मतलब बहुत सारे जानवरों को, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से एनिमल्स, यहाँ पे उन्नत किस्म का मतलब हो रहा है, एग्रीकल्चर भी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझे? कृषि भी इसमें बहुत उन्नत किस्म की हो रही है और जो पशुपालन है वो भी उन्नत किस्म का हो रहा है। और यहाँ पे अर्ली स्टेज है, मतलब प्रारंभिक अवस्था। ऑल राइट, क्लियर है? ठीक है। तो ये दोनों एडवांस स्टेज में हो रहा है ना। और क्योंकि जरूरतें बढ़ रही हैं, फैमिली में बहुत ज्यादा लोग होंगे तो एडवांस लेवल पे तो करना होगा, जनसंख्या भी बढ़ेगी, है ना, इजंट इट? पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज, है ना, राइट? समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, याद रखोगे। अब देखो, ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको कई जगहों पे लिखा होगा कि ये 5 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ। अलग अलग इसकी बातें हैं और इसके अलग अलग साक्ष्य दिखाई देते हैं। अगर हम इसको 2.5 मिलियन ईयर से को माने
तो एक लंबा समय काल दिखाई दे रहा है, मतलब लगभग 2.5 लाख साल पहले। कई जगहों पे 5 लाख भी लिखा होगा, कुछ फर्म तरीके से नहीं कहा जा सकता है ना। तो मतलब इतने साल पहले ये घटना हुई थी, 2.5 लाख साल पहले। पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल वाली घटना कब हुई थी? लगभग 2.5 लाख साल पहले। क्लियर है आपको? और ये 9,000 मतलब ये 2.5 लाख से लेके, और ऐसा सोचो कि इसको लगभग 8 या 9,000 बीसी तक लिख सकते हो, है ना। ये बीसी एडी का खेल आपको पता है कि नहीं? और इसको 8,000 बीसी या 9,000 बीसी तक लिख सकते हो, है ना। ठीक है, एक लंबा पीरियड है ये, एक लंबा पीरियड है। ठीक है, और ये 9,000 बीसी से लेके और 4,000 बीसी तक, 9,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक, है ना, राइट। हाँ, 25 लाख साल होगा, और 2.5 मतलब कि 25 लाख साल पहले चला गया। ठीक है, हाँ 25 लाख होगा। 5 लाख वो मैंने कई जगह 5 लाख भी लिखा होता है, लेकिन इसको मैंने 2.5 मिलियन ईयर्स एगो कर दिया है ना। 2.5 नहीं, 25 लाख होगा। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। समझ गए ये बात मेरी? नहीं समझे? और ये जो पीरियड दिखाई दे रहा है 7,000 बीसी टू 1,000 बीसी, इसका मतलब ये है कि ये सब आपस में मिल जा रहा है क्या आईवीसी के साथ और वैदिक पीरियड के साथ? नहीं। नियोलिथिक पीरियड का समय काल देखोगे, जो मैं कल बता रहा था, तो इट्स समवेयर इंटरसेक्टेड विथ ईच अदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड, है ना। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पीरियड आप ध्यान से देखो, 9,000 बीसी से 4,000 बीसी, और ये 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके और लगभग 8,000 बीसी तक ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये सब साइंटिस्ट ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको निकाल के रखा हुआ है। किसी कोई डाउट है यहां तक? एनी डाउट? नहीं है ना। थोड़ा याद करने की बात है, कल मैंने इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था, है ना। नहीं, सिविलाइजेशन हर जगह एक जैसी एडवांस नहीं हुई थी, और अलग अलग फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, है ना। मीजो एंड नियो क्या लिखा है आपने, अंजलि? तो ये जो मीजोलिथिक पीरियड है, इसका और नियोलिथिक पीरियड का समय काल आपने देख लिया। ठीक है, ये सबको पता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ है ना। मान लो ये हमारे ईसा मसीह हैं और इनका जन्म हुआ है एक पॉइंट के ऊपर, हमें पता नहीं है कहाँ पे। अब जब हमने इनको, मान लो कि हम अगर 0 मान लें, 0 एडी मान लेते हैं इनको, मान लो यहीं से 0 एडी मान लेते हैं ना। ओवरलैपिंग ऑफ पीरियड हो रहा है, यस, ओवरलैपिंग ऑफ पीरियड होगा, ओवरलैपिंग ऑफ पीरियड होगा। यहाँ पे सब आपस में मिलेंगे, है ना, सब आपस में मिलेंगे, कोई क्लियर डिवीजन नहीं दिखाई देगी, है ना। ठीक है, ये सब आपस में मिल जाएंगे। ये क्या है? ये 0 वाला जो पीरियड दिखाई दे रहा है, ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट हमने मान लिया है ना। तो ये जो होगा बीसी, ये बिफोर क्राइस्ट। अब जो बहुत पुरानी घटना होगी उसको हमने बिफोर क्राइस्ट कर लिया, और ये जो इसके बाद आफ्टर बर्थ की जो घटना होगी, इसको एनो डोमिनी लिखते हैं, एनो डोमिनी। और कुछ लोग आफ्टर बर्थ लिख देते हैं, लेकिन वो उतना सही नहीं है। एनो डोमिनी मतलब वही होगा, मतलब अभी हम किस एडी में हैं, क्यों? यस, ट्रांजिशन पीरियड भी होता है ना। अभी हम किस में, 2000 क्या चल रहा है ये, राइट, एडी चल रहा है ना, एडी में है। एनो डोमिनी मतलब कि आफ्टर बर्थ। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जी से 20,020 नहीं सीखना है, ठीक है, 2020। ठीक है, ऑल राइट, तो समझ गए? ठीक है, उनसे पूछा गया था ना कि वो किस समय काल में उपस्थित हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी हम 20,020 में हैं। और दूसरे उप मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि देश के प्रधानमंत्री कौन है,
तो उन्होंने कहा कि जी नीतीश कुमार जी हैं, है ना, और दो दो बार कहा। तब किसी ने कहा कि ना ना नरेंद्र मोदी साहब है ना, राइट। तो उनको मुस्कुराते हुए बहुत अदा से उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा मोदी साहब हैं, ठीक। बताओ, इनको अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम ही नहीं पता है। हाँ, क्लास हो गया, आप जा सकते हैं, बस खत्म ही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये सब समझ रहे हो ना। एक और पॉइंट पैलियोलिथिक का बताऊंगा, फिर इसको मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, स्पेशल वाले में अरेंज कर दूंगा, है ना, स्पेशल वाले में इसको मैं अरेंज कर दूंगा। बस इसमें क्या प्लेसेस लिखवाने हैं और कुछ टेंडेंसीज एग्जाम्पल लिखवाने हैं, ठीक है, प्लेसेस और एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछता है ना। ऑल राइट। तो जो लोग, अच्छा ये जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं। कोई शेयर कर दो जिनके पास हो ये वाला लिंक, जिससे कि जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाए, जिससे इन्फो मिलता रहेगा। हो सकता है कल ही हो जाए, है ना, ठीक है ना। स्टोन एज पूरे क्वार्टरनरी पीरियड से रिलेटेड है। एंटायर स्टोन एज रिलेटेड टू क्वार्टरनरी पीरियड एंड दिस क्वार्टरनरी पीरियड डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। तो स्टोन एज तो आज भी स्टोन है, तो ये तो सब जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला हमारे लिए सब ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पुराना वाला है ना। ऑल राइट, ये तो वर्तमान वाला हो गया, ठीक है। और ये तो समझ गया ना। और मुझे लग रहा है कि ये वाला आपको ज्ञान हो गया है ना, ठीक है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मैं कहूं कि ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड में भी एक लोअर पैलियोलिथिक है ना, लोअर पैलियोलिथिक है, लोअर, और एक वो लोअर पहनने वाला नहीं है, लोअर पैलियोलिथिक एज है ना, और ये मिडिल पैलियोलिथिक है, मिडिल, और ये अपर, अपर, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो लोअर पैलियोलिथिक बताया था कल मैंने, है ना, ठीक है। तो पैलियोलिथिक वाला ये लोअर वाला फेज है। ये कहां तक आएगा, पूरा पुराने से लेके और लगभग लगभग ऐसा मान लो कि 50,000 बीसी तक। लोअर वाला पीरियड कब तक होगा, 50,000 बीसी तक, अप टू मतलब तक नहीं होता है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है कि अप टू 90% ऑफ। अंदर जाते हो तो तीन चार चीजें दिखा के कहते हैं बाकी फ्रेश अराइवल है। देखा है सर, शॉप के अंदर में या किसी शोरूम के अंदर नहीं कहते हैं फ्रेश अराइवल है बाकी, ठीक है। वो बुलाने के लिए लिख देते हैं कि अप टू 99% ऑफ, ठीक है। और एक बार ऐसे में चला गया था किसी में, देखो अरुण ने शेयर कर दिया है, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, जिससे कि उसमें सूचनाएं और लिंक आती रहती है, तो आप उस लिंक की सवारी कर सकते हो, ठीक है। तो अप टू 50,000 बीसी तक क्या कहेंगे, लोअर पैलियोलिथिक। मेरी बात समझ गए, नहीं समझे? और यहां 50 के मतलब 1000 होता है, सिर्फ 40 के तक को क्या कहोगे, मिडिल पैलियोलिथिक कहोगे, नहीं समझे? और 40 के से लेके और 8 के तक, के माने 1000, बीसी तक को क्या कहोगे, मिडिल और अपर में बांटा गया है, नहीं समझ में आया? ये रिवर्स होके क्यों आता है बीसी? कल कोई पूछ रहा था ना रिवर्सल क्यों है, क्योंकि हमें बीसी से कहां पे आना है, एडी पे आना है। तो इसलिए हम लिखते हैं ना कि 5000 बीसी, जैसे यहां पे लिखा। तो अब हमें 4000 बीसी, फिर 3000 बीसी, जीरो तक आना है ना, तब जाके प्लस होगा। इधर घटेगा और इधर बढ़ेगा, है ना, इजंट इट? तभी तो हम आएंगे ना इधर, इधर घटा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो ये मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? दिस वन इज द पीरियड, दिस वन इज द पीरियड। इसको थोड़ा सा जेहन में याद रखना है, लमसम। ये थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ बातें हैं जिसको हम स्पेशल वाले में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और कल इसी टाइम में हम देखेंगे मिडवल। मैंने पहले ही बताया था कि हम कैसे क्लास को करेंगे, तो किसी कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्लास ऑफ द हिस्ट्री? 2 क्लासेस एंशिएंट के लिए, 2 क्लासेस मिडवल के लिए, और बाकी नहीं, कितना था ये? मैंने कुछ बताया हुआ था, वो देख लेना शेड्यूल में, वो सब हमने किया था। हाँ ठीक है, 2 इस वीक में रहेगा, बाकी 2 3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऑल राइट।
तो चलो ठीक है, अब मिलते हैं। स्पेशल के लिए कितना पेज लीव नहीं करना है, हम इसको कल ही हो सकता है पढ़ लें, है ना, मैं आपके पास पहुंच जाएगी सूचना, तो ये छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसी में सवेरे कंटिन्यूएशन में लिख लेना या बाद में देख के, ठीक है। ऑल राइट, चलो तो मिलते हैं कल। इसमें केवल लिखना है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और प्लेसेस लिखने हैं ना, प्लेसेस ये बड़ा फेमस है, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तो कल मिलेंगे सवेरे ज्योग्राफी में, तब तक गुड नाइट।